नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शर्मा जी के क्लासेस पर। हम भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे। भारतीय इतिहास में हमने मुगल काल स्टार्ट किया था। मुगल काल में हम अपने पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में बाबर के बारे में पढ़ चुके थे कि किस तरीके से बाबर यानी कि मुगल भारत में आए, भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। 1526 पानीपत के युद्ध में आगरा और दिल्ली पर किस प्रकार बाबर ने अधिकार किया। उसके बाद हमने पढ़ा कि राणा सांगा को खानवा के युद्ध में बाबर ने जिस तरीके से हराया, वो बाबर को भारत में स्थापित करने वाला युद्ध था। उसके बाद अपन ने 1528 में चंदेरी का युद्ध पढ़ा और 1529 में अपन ने पढ़ा घाघरा का युद्ध। इन तमाम युद्धों से बाबर ने ये तय कर लिया था कि आने वाले 330 वर्षों तक, कई वर्षों तक भारत पर अगर कोई शासन करेगा तो वो मुगल करेंगे। लेकिन 1530 में अपन ने पढ़ा कि बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया, लेकिन बाद में बाबर की जो कर्म भूमि थी काबुल में बाबर को दफनाया गया। 1530 में जैसे ही बाबर की मृत्यु हुई, बाबर के जो 4 पुत्र थे वो थे हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। इन चारों के मध्य हुमायूं, बाबर चाहता था कि हमारे जो चारों पुत्र हैं हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, इन चारों के मध्य जो मुगल साम्राज्य है उसका विभाजन कर दिया जाए। अब बाबर की इच्छा के अनुसार हुमायूं ने अपने चारों भाइयों के मध्य जो मुगल साम्राज्य था उसका विभाजन कर दिया। 1530 में सिर्फ 23 वर्ष की आयु में हुमायूं मुगल साम्राज्य का शासक बना, दिल्ली का बादशाह बना। हुमायूं ने जैसा बाबर चाहता था अपने चारों भाइयों के मध्य जो मुगल साम्राज्य था उसका विभाजन कर दिया। लेकिन हुमायूं की कठिनाइयां अभी समाप्त होने वाली नहीं थी, क्योंकि भारत के जो शासक थे, भारत के जो छोटे मोटे राजाएं थी, जो रियासतें थी, वो नहीं चाहते थे कि मुगल भारत में स्थापित हो पाए। वो अब भी मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। उनमें जो हुमायूं के या मुगलों के जो सबसे बड़े शत्रु थे, उनमें एक तो थे अपन के चुनार के जो शासक थे, या चुनार जिसके अधीन था वो थे शेर खां, और दूसरे गुजरात के शासक बहादुर शाह। ये दोनों हुमायूं के बहुत बड़े दुश्मन थे, या मुगलों के बहुत बड़े दुश्मन थे। ये भारत में मुगलों को स्थापित होना नहीं चाहते थे। हुमायूं हुमायूं जिसका शाब्दिक अर्थ है भाग्यशाली, लेकिन हुमायूं का भाग्य कभी हुमायूं का साथ नहीं दिया। हुमायूं के भाग्य ने कभी हुमायूं का साथ नहीं दिया। तो अपन पढ़ते हैं कि हुमायूं पहले 1530 से लेकर 1540 तक शासक रहता है। उसके बाद वो 1 साल तक वापस सूर्यवंश की सत्ता को समाप्त करके 1555 से लेकर 1556 तक 1 वर्ष एक बार पुनः मुगल बादशाह बनता है, पुनः भारत का शासक बनता है। तो अपन पढ़ते हैं कि हुमायूं शब्द का क्या अर्थ है? हुमायूं शब्द का अर्थ है भाग्यशाली। हुमायूं शब्द का अर्थ है भाग्यशाली। हुमायूं जिस समय बाबर की मृत्यु हुई थी, उस समय हुमायूं संभल का जागीरदार था। संभल आज के यूपी में पड़ता है। तो उस समय हुमायूं संभल का जागीरदार था। 1530 में जब बाबर की मृत्यु हुई तो मात्र 23 साल की उम्र में हुमायूं भारत का शासक बना। तो अपन लिख सकते हैं कि बाबर की मृत्यु के समय हुमायूं कहाँ का जागीरदार था? संभल का। हुमायूं संभल का जागीरदार था। संभल यूपी में स्थित है। संभल का जागीरदार था। जैसे ही बाबर की मृत्यु हुई तो मात्र 23 साल की उम्र में बाबर के जो 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, उनमें हुमायूं सबसे बड़ा था। इसलिए हुमायूं 1530 में 23 साल की उम्र में मुगल बादशाह बना। तो अपन लिख सकते हैं 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं 23 साल की उम्र में 23 वर्ष की उम्र में मुगल बादशाह बना। 23 वर्ष की उम्र में मुगल बादशाह बना। जैसे ही हुमायूं बादशाह बना,
जैसा कि बाबर की इच्छा थी, जैसा कि बाबर का आदेश था, हुमायूं ने अपने चारों भाइयों में, या हुमायूं के जो जो शेष तीनों भाई थे, उनमें हुमायूं ने जो मुगल साम्राज्य था उसका विभाजन कर दिया। हुमायूं खुद दिल्ली और आगरा का शासक बना। हुमायूं से जो छोटा भाई था कामरान, उसको काबुल और कंधार का क्षेत्र दिया गया। उसके छोटे भाई जो हिंदाल थे, उन्हें अलवर और मेवात का क्षेत्र दिया गया। और जो सबसे छोटे थे अस्करी, अस्करी को संबल का क्षेत्र दिया गया, संबलपुर का क्षेत्र अस्करी को दिया गया। इस तरीके से हुमायूं ने मुगल साम्राज्य का 4 भागों में विभाजन कर दिया अपने चारों भाइयों के बीच। वास्तव में ये हुमायूं की एक बहुत बड़ी गलती थी, हुमायूं की बहुत बड़ी भूल थी। मुगल साम्राज्य का इस तरीके से विभाजन करना न केवल मुगल सत्ता के लिए कमजोर था, बल्कि पूरे भारत में जो मुगलों के रूप में एक केंद्रीय ताकत उभर रही थी, हुमायूं ने उस केंद्रीय ताकत को समझे बिना अपने साम्राज्य का जिस तरीके से विभाजन किया, वो मुगलों के लिए ही वास्तव में बहुत बड़ा खतरा बन गया। तो अपन लिख सकते हैं, हुमायूं ने अपने चारों भाइयों के बीच हुमायूं ने अपने चारों भाइयों के बीच चारों भाइयों के मध्य बाबर के आदेश के अनुसार मुगल साम्राज्य का विभाजन कर दिया। मुगल साम्राज्य का विभाजन कर दिया। इन चारों भाइयों में जो सबसे बड़े थे वो थे हुमायूं। तो हुमायूं खुद स्वयं दिल्ली और आगरा क्षेत्र के शासक बने। भाई कामरान को काबुल और कांधार का क्षेत्र दिया गया, हिंदाल को मेवात और अलवर का क्षेत्र दिया गया, और अस्करी को संबल का क्षेत्र दिया गया। तो अपन लिख सकते हैं, हुमायूं कहाँ का शासक बना? हुमायूं बना आगरा और दिल्ली का। उनसे जो क्षेत्र थे कामरान को काबुल और कंधार का क्षेत्र दिया गया। काबुल और कंधार जो अफगानिस्तान में स्थित है, काबुल और कंधार, वो क्षेत्र भाई कामरान को दिया गया। जो हिंदाल थे, हिंदाल को मेवात का क्षेत्र दिया गया। मेवात यानी आज का अलवर और भरतपुर वाला क्षेत्र, मेवात का क्षेत्र यानी अलवर और भरतपुर का क्षेत्र। और जो अस्करी थे, उन्हें संबल का जागीरदार बनाया गया। संबल का क्षेत्र दिया गया। संबल यूपी में स्थित है। तो इस तरीके से हुमायूं ने अपने चारों भाइयों में मुगल साम्राज्य का विभाजन कर दिया। हुमायूं का इस तरीके से मुगल साम्राज्य का विभाजन करना हुमायूं की बहुत बड़ी भूल थी। तो अपन लिख सकते हैं, ये हुमायूं मुगल साम्राज्य का विभाजन करना हुमायूं की बहुत बड़ी भूल थी। हुमायूं की बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि मुगल साम्राज्य जो किसी एक के नेतृत्व में जो ताकत हासिल कर सकता था, जो शक्ति हासिल कर सकता था, वो चारों भाइयों में साम्राज्य बन जाने से वो उतनी शक्ति या उतनी ताकत नहीं हासिल कर पाया। मुगल साम्राज्य का विभाजन करना हुमायूं की बहुत बड़ी भूल थी। तो अभी भारत में मुगल आए थे, मुगल स्थापित ही हुए थे। 1526 के पानीपत के युद्ध के बाद बाबर लगातार युद्धों को जीत रहा था, भारत में मुगल साम्राज्य की नींवों को गहरी कर रहा था। लेकिन वास्तव में 1530 में जैसे ही बाबर की मृत्यु हुई, हुमायूं की कठिनाइयाँ और बढ़ गई। एक तो उन्हें भारत में मुगलों को स्थापित करना था, और दूसरा जो मुगल साम्राज्य जो 4 भागों में विभाजित हो गया था, उन्हें उन विभाजित हुई शक्ति से अपने दुश्मनों का मुकाबला भी करना था। वास्तव में भारत में उस समय हुमायूं के जो 2 बड़े शत्रु थे, एक तो थे शेर खां उस समय चुनार का जो किला था, यूपी में जो चुनार है, वो जो चुनार का किला है वो शेर खां के अधीन था। ये शेर खां वही है जो आगे शेरशाह सूरी के नाम से शासक बनेंगे। दूसरा जो उनके प्रमुख शत्रु थे, वो थे गुजरात के शासक बहादुर शाह। ये दोनों हुमायूं को या मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ना चाहते थे। तो अपन लिख सकते हैं कि उस समय भारत में हुमायूं के जो सबसे 2 बड़े शासक जो विरोधी थे, एक तो थे बहादुर शाह और एक थे शेर खां। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब हुमायूं के जो दो सबसे बड़े शत्रु थे उनमें एक था शेर खां और एक बहादुर। हुमायूं के भारत में दो बड़े शत्रु थे। दो बड़े शत्रु में एक तो थे शेर खां, जो आगे चलकर शेरशाह सूरी के नाम से शासक बनेंगे, और दूसरा था गुजरात के शासक अहमद शाह। शेर खां जो अफगान थे और दूसरे थे गुजरात के शासक बहादुर शाह। ये दोनों उस समय हुमायूं को या मुगलों को भारत में बाहर करना चाहते थे, क्योंकि बाबर वास्तव में अफगानों को, जो लोधी थे वो भी अफगान थे, वास्तव में अफगानों को ही बाहर करके हुमायूं ने या बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो ये दोनों भारत से मुगलों को खदेड़ना चाहते थे। अब जैसे ही हुमायूं शासक बने, हुमायूं स्वयं ने मुगल साम्राज्य का विस्तार करने का पुनः प्रयास किया। हुमायूं ने सबसे पहले 1530 में हुमायूं शासक बने, और जैसे ही शासक बने 1531 में हुमायूं ने सबसे पहले कालिंजर पर अभियान किया। कालिंजर आज के मालवा यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। कालिंजर अभियान करने का हुमायूं का जो सबसे बड़ा कारण था, कालिंजर के उस समय जो शासक थे प्रताप रुद्रदेव। कालिंजर उस समय वास्तव में बहादुर शाह के अधीन था। बहादुर शाह जो गुजरात के शासक थे, उनकी लगातार शक्ति बढ़ रही थी, उनकी शक्ति में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। उनकी शक्ति को कम करने के लिए, उनकी बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए 1531 में हुमायूं ने कालिंजर अभियान किया। लेकिन कालिंजर अभियान के दौरान हुमायूं को कालिंजर अभियान में सफलता नहीं मिल पाई, और उन्हें कालिंजर के जो शासक थे प्रताप रुद्रदेव, उसके साथ संधि करनी पड़ी। तो अपन लिख सकते हैं हुमायूं का कालिंजर अभियान। 1531 में हुमायूं कालिंजर अभियान करता है। कालिंजर आज के मालवा मध्य प्रदेश में स्थित है। कालिंजर का उस समय जो शासक था वो कौन थे? प्रताप रुद्रदेव। हुमायूं को इस अभियान में सफलता नहीं मिली। हुमायूं इस कालिंजर के किले को जीत नहीं पाया, और हुमायूं को क्या करनी पड़ी? इस प्रताप रुद्रदेव के साथ संधि करनी पड़ी। तो हुमायूं जो पहला अपना अभियान करता है वो कालिंजर का अभियान करता है, लेकिन कालिंजर अभियान पर हुमायूं जीत नहीं पाता है। 1532 में हुमायूं वास्तव में अफगान मुगलों के सबसे बड़े शत्रु बनकर उभर रहे हैं, और गुजरात के बाज बहादुर शाह अपने तरीके से, अपनी अलग रणनीति से मुगलों को बाहर खदेड़ना चाहते हैं। तो कालिंजर अभियान हुमायूं जीत नहीं पाए, वहां से प्रताप रुद्रदेव के साथ हुमायूं को संधि करनी पड़ी। 1532 में हुमायूं चुनार के किले पर आक्रमण करता है, चुनार का घेरा डालता है। चुनार का किला, चुनार आज के यूपी बनारस के पास स्थित है। चुनार का जो उस समय शासक था वो था शेर खां, जिसके बचपन का नाम था फरीद खां। शेर खां चुनार के किला उस समय शेर खां के अधीन था। हुमायूं शेर खां पर आक्रमण करता है और शेर खां को हराता है। शेर खां हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर लेता है, और अपना जो बेटा था कुतुब खां, उसके साथ एक अफगान सैनिकों की एक टुकड़ी मुगलों की सेवा में भेज देता है। तो शेर खां वास्तव में मुगलों की जो दरबार था, मुगल दरबार था, उसमें अपने बेटे कुतुब खान को भेज देता है। तो अपन कह सकते हैं कि 1532 में हुमायूं चुनार का घेरा डालता है। चुनार का किला उस समय, चुनार कहाँ है? तो यूपी में। चुनार का किला उस समय किसके अधीन था? चुनार किला यूपी में। चुनार का किला उस समय शेर खां के अधीन था। शेर खां या शेरशाह सूरी, या जिसके बचपन का नाम था फरीद, उस समय शेर खां के अधीन था। शेर खां हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर लेता है, और अपने जो बेटा था कुतुब खां, जो शेर खान ने अपने बेटे कुतुब खान को मुगलों की सेवा में या हुमायूं की सेवा में आगरा भेज दिया। कुतुब खां को, अपने बेटे कुतुब खां को
कुतुब खां को मुगलों की सेवा में भेज दिया। तो 1532 में चुनार के किले के रूप में जो शेर खां को हुमायूं ने हराया, वो हुमायूं की वास्तव में पहली बड़ी जीत अपन कह सकते हैं। 1532 में ही एक और अफगान नेता, एक और अफगान जो सरदार था, महमूद लोदी को 1532 में ही हुमायूं हराता है दोरैया के युद्ध में। तो अपन लिख सकते हैं 1532 में दोहरिया के युद्ध में हुमायूं महमूद लोदी को हराता है। हुमायूं अफगान नेता महमूद लोदी को हराता है। हुमायूं अफगान नेता महमूद लोदी को हराता है। महमूद लोदी को हराना हुमायूं के लिए, जो अब हुमायूं की जीत का जो सिलसिला था उसको हुमायूं अब आगे बढ़ा रहा था। महमूद लोदी को हराया। अब उस समय इसी दौरान जब हुमायूं यूपी की तरफ बढ़ा हुआ था, चुनार का घेरा डाले हुआ था, या जिसका उसका पूरा ध्यान पूर्व की तरफ था, अब पश्चिम में गुजरात का शासक बहादुर शाह अपनी शक्ति में लगातार विस्तार कर रहा था। बहादुर शाह 1533 में अपन देखते हैं कि मेवाड़ के साथ बहादुर शाह संधि करता है। मेवाड़ का जो रानी कर्मावती अपना जो रणथंभौर किला था, रणथंभौर किला बहादुर शाह को सौंप देती है। तो 1534 में और दूसरी तरफ बहादुर शाह अपने यहाँ तोप खाना लगाता है। रूमी खां के नेतृत्व में तोप खाने का निर्माण करवाता है। इस तरीके से मेवाड़ के साथ संधि करना, रणथंभौर के किले को प्राप्त करना, अपने यहाँ तोप खाने का निर्माण करवाना, ये सारी घटनाएं बहादुर शाह की शक्ति को बढ़ावा दे रही थी। बहादुर शाह की शक्ति लगातार इन सभी कारणों से बढ़ रही थी। इसलिए हुमायूं अब 1500 बहादुर शाह पर आक्रमण करता है 1535 में, यानी कि गुजरात पर आक्रमण करता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हुमायूं 1535 में गुजरात पर आक्रमण करता है। गुजरात जिसका शासक बहादुर शाह जो लगातार अपनी शक्ति में विस्तार कर रहा है, अपनी शक्ति में बढ़ोतरी कर रहा है। तो हुमायूं बहादुर शाह पर आक्रमण करता है और बहादुर शाह को हराता है। बहादुर शाह को हराकर मांडू और जो चंपानेर का जो किला है उस पर हुमायूं अधिकार कर लेता है। लेकिन 1535 में ही, थोड़े दिनों के बाद में ही, बहादुर शाह पुर्तगाली जो उस समय भारत आ चुके थे, पुर्तगाली वही 1498 में वास्को डी गामा जो भारत आया। अब पुर्तगाली गुजरात में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर चुके हैं। तो उन्हीं पुर्तगालियों की सहायता से, उन्हीं पुर्तगाली सैनिक सहायता से हुमायूं 1535 में पुनः गुजरात पर अपना अधिकार कर लेता है। हालांकि थोड़े दिनों के बाद पुर्तगालियों ने ही बहादुर शाह की हत्या कर दी थी। तो अपन लिख सकते हैं 1535 में गुजरात पर आक्रमण। ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ? हुमायूं और बहादुर शाह के मध्य। हुमायूं बहादुर शाह को हराता है। बहादुर शाह जो समय गुजरात के शासक थे और मुगलों की सत्ता को लगातार चुनौती दे रहे थे। परिणाम क्या हुआ? हुमायूं की जीत हुई इस युद्ध में। हुमायूं गुजरात पर अधिकार कर लेता है। हुमायूं गुजरात पर अधिकार कर लेता है और मांडू व चांपानेर के किलों को जीत लेता है। और मांडू जो मध्य प्रदेश में जो किला है, वही चंपानेर जो गुजरात में जो किला है, मांडू व चंपानेर के किलों को जीतता है। हालांकि कुछ ही समय बाद पुर्तगालियों की सहायता से बहादुर शाह ने पुनः गुजरात पर अधिकार कर लिया। बहादुर शाह ने पुर्तगालियों की सहायता से पुनः गुजरात पर अधिकार कर लिया। पुनः गुजरात पर अधिकार कर लिया। तो बहादुर शाह पुर्तगालियों की सहायता से पुनः क्या कर लेता है?
गुजरात पर अधिकार कर लेता है। हमारी रानी कर्मावती जो उदय सिंह की पत्नी थी, उदय सिंह की पत्नी रानी कर्मावती मेवाड़ पर जब 1535 में जब बहादुर से आक्रमण करता है तो रानी कर्मावती हुमायूं को राखी भेजती है सहायता के लिए। लेकिन हुमायूं उस समय कालिंजर अभियान पर था, कालिंजर के दुर्ग के चारों ओर घेरा डाले हुआ था, इसलिए हुमायूं रानी कर्मावती की सहायता के लिए नहीं पहुंच पाया और मेवाड़ में दूसरा साका हुआ। तो अपन लिख सकते हैं कि रानी कर्मावती ने हुमायूं को मदद के लिए राखी भेजी। रानी कर्मावती कौन थी? उदय सिंह की पत्नी थी। रानी कर्मावती ने हुमायूं से सहायता के लिए राखी भेजी, सहायता मांगने के लिए राखी भेजी, लेकिन हुमायूं पहुंच नहीं पाया क्योंकि हुमायूं उस समय कालिंजर दुर्ग को घेरे हुए था, कालिंजर दुर्ग के चारों तरफ घेरा डाले हुए था, इसलिए हुमायूं रानी कर्मावती की सहायता के लिए या मेवाड़ की सहायता के लिए नहीं पहुंच पाए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गुजरात अभियान के बाद हुमायूं पुणे जो शेर खां था जिसने हुमायूं की 1532 में अधीनता स्वीकार की थी, अब शेर खां पुणे अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। शेर खां जो बंगाल में जो मुगल सूबेदार था या बंगाल का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को शेर खां बहुत लूटता है और चुनार के किले की किलेबंदी करवा लेता है। तो शेर खां अब वापस अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है। शेर खां 1535 में सूरजगढ़ विजय करता है और शेर खां लगातार अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है। अब वापस 1536 में हुमायूं पुणे शेर खां पर आक्रमण करता है, यानी कि चुनार के किले का दूसरी बार घेरा डालता है। तो लिख सकते हैं 1536 चुनार का दूसरा घेरा, चुनार पर दूसरा आक्रमण। चुनार आज के बनारस के पास स्थित है, यूपी में स्थित है। अब जब चुनार पर आक्रमण करता है तो उस समय जो चुनार के जो शासक थे शेर खां भागकर बंगाल की तरफ चले जाते हैं और शेर खां इस युद्ध को हार जाते हैं और भागकर बंगाल की तरफ चले जाते हैं। बंगाल में शेर खां ने ऐसा कहते हैं कि बहुत वहाँ पे लूटमाट मचाई, बहुत काटपीट मचाई, उसने लोगों से धन लूटा ताकि वो वापस चुनार पर अधिकार कर सके। 1538 में जब ऐसा कहते हैं कि जब हुमायूं बंगाल की तरफ गए तो वहाँ पर उन्होंने लाशों के ढेर देखे और उस बंगाल के जो गोंड क्षेत्र था उस गोंड क्षेत्र को हुमायूं ने जन्नताबाद नाम रख दिया क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाशों के ढेर थे। तो अपन लिख सकते हैं कि 1537 में जब चुनार पर दूसरा आक्रमण हुमायूं ने किया तो शेर खां भागकर कहाँ चले गए? बंगाल। शेर खां भागकर बंगाल चले गए और बंगाल को लूटा और बंगाल को लूटकर वहां पर लाशों के ढेर लगा दिए। बंगाल को लूटकर लाशों के ढेर लगा दिए, लाशों के ढेर लगा दिए। 1538 में जब शेर खां का पीछा करते करते हुमायूं जब बंगाल की तरफ बढ़े या बंगाल के गोड़ क्षेत्र की तरफ जब हुमायूं गए तो वहां पर इतनी सारी लाशों का ढेर देकर हुमायूं ने उस क्षेत्र का नाम रख दिया जन्नताबाद। तो अपन लिख सकते हैं 1538 में हुमायूं ने बंगाल के गोड़ क्षेत्र का नाम जन्नताबाद रख दिया, गोड़ क्षेत्र का नाम जन्नताबाद रख दिया। अब 1538 में हुमायूं बंगाल में है और बंगाल के उस क्षेत्र का नाम हुमायूं ने गोंड क्षेत्र रख दिया, गोंड क्षेत्र का नाम हुमायूं ने जन्नताबाद रख दिया। शेर खां अभी भी हुमायूं से आक्रमण करने पर या हुमायूं से लड़ने की परिस्थिति में 1539 में जब हुमायूं बंगाल से वापस लौट रहा था आगरा और दिल्ली की तरफ
उसी समय चौसा के युद्ध में, चौसा जो बक्सर बिहार के पास स्थित है, चौसा के युद्ध में हुमायूं शेर खां हुमायूं को हरवाता है और 1540 में कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध में हुमायूं को अंतिम रूप से शेर खां उस निर्णायक युद्ध में हराता है और हुमायूं को भारत से बाहर कर देता है। तो अपन लिख सकते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ? 29 जून 1539। चौसा कहाँ है? चौसा बक्सर बिहार में, बिहार का जो बक्सर जिला है वहां पे है चौसा। ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ? चौसा का युद्ध तो ये हुआ हुमायूं के मध्य और शेर खां के मध्य, हुमायूं वर्सेस शेर खां। इसी का नाम शेरशाह सूरी के शेरशाह है और इसी का नाम फरीद है, शेर खां। इस युद्ध का परिणाम का क्या हुआ? इस युद्ध में शेर खां की विजय हुई। इस युद्ध में हुमायूं का पीछा करते करते जब शेर खां हुमायूं के पीछे भाग रहा था तो हुमायूं ने गंगा नदी में कूदकर अपनी जान बचाई। गंगा नदी में एक जो नाविक था, एक जो भिश्ती था, निजाम नाम के भिश्ती ने हुमायूं को गंगा नदी पार करवाई और इस तरीके से हुमायूं की जान बची। जब उस भिश्ती ने या उस नाविक ने जब हुमायूं को गंगा नदी पार करवाई तो हुमायूं ने कहा कि अगर मैं पुणे मुगल बादशाह बना, अगर मैं पुणे दिल्ली का शासक बना तो एक दिन के लिए तुझे मुगल बादशाह बनाऊंगा। 1555 में जब हुमायूं वापस दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, पुणे मुगल बादशाह बनता है, तो उस भिश्ती को, उस जिसने हुमायूं को गंगा नदी पार करवाई, उस भिश्ती को एक दिन का बादशाह बनाता है और उसके नाम के, क्योंकि कोई भी अगर बादशाह बनता है तो उसके नाम के सिक्के जारी होते हैं, तो क्योंकि वो एक दिन का ही बादशाह था इसलिए उसके नाम के चमड़े के सिक्के चलाए। तो अपन लिख सकते हैं कि हुमायूं निजाम नामक भिश्ती की सहायता से अपनी जान बचाता है। तो इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुमायूं की हार हुई। हुमायूं ने गंगा नदी में कूदकर निजाम नामक भिश्ती की सहायता से अपनी जान बचाई। इस निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं को गंगा नदी पार करवाई। निजाम नामक भिश्ती मतलब नाविक भिश्ती की सहायता से अपनी जान बचाई। इस भिश्ती से हुमायूं ने यह वादा किया कि अगर मैं पुणे मुगल बादशाह बनूंगा तो तुझे एक दिन का बादशाह बनाऊंगा। 1555 में जब हुमायूं वापस दिल्ली का बादशाह बनता है या मुगल बादशाह बनता है तो इस निजाम भिश्ती को वापस एक दिन का बादशाह बनाता है और इसके नाम के चमड़े के सिक्के जारी करवाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जब हम लिख सकते हैं कि हुमायूं ने भिश्ती से एक दिन का बादशाह बनाने का वादा किया। भिश्ती से एक दिन का बादशाह बनाने का वादा किया कि अगर मैं पुणे मुगल बादशाह बनूंगा तो तुझे एक दिन का बादशाह बनाऊंगा। बादशाह बनाने का वादा किया। 1555 में जब हुमायूं वापस बादशाह बनता है, 1555 में हुमायूं जब पुणे मुगल बादशाह बनता है तो इस भिश्ती को एक दिन का बादशाह बनाता है। तो भिश्ती को अपने वादे के अनुसार एक दिन का क्या बनाता है? बादशाह। तो भिश्ती को एक दिन का बादशाह बनाता है। और कोई भी अगर बादशाह बनेगा तो उसके नाम के सिक्के जारी होंगे। क्योंकि ये बादशाह एक दिन का ही था, उसके सिक्के अगले दिन खारिज होने वाले थे, इसलिए इसके नाम के सोने और चांदी के सिक्के ने बनाकर चमड़े के सिक्के बनाए गए। एक दिन का बादशाह बनाया और चमड़े के सिक्के जारी किए और इसके नाम पर चमड़े के सिक्के बनाए।
चमड़े के सिक्के जारी करवाए। अब हुमायूं को शेर खान ने हरवा दिया। 1540 में शेर खान ने कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को अंतिम रूप से पराजित किया और हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ दिया। हुमायूं सबसे पहले अपने भाई कामरान, जो काबुल और कंधार का क्षेत्र जिसके पास है, कामरान के पास जाकर शरण मांगता है। लेकिन कामरान खुद हुमायूं को मारना चाहता है, क्योंकि अगर हुमायूं मर जाता है तो कामरान के लिए दिल्ली की गद्दी या मुगल गद्दी प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता। इसलिए कामरान खुद हुमायूं को मारना चाहता था। इसलिए हुमायूं वहां से भागकर अमरकोट के जो शासक थे, अमरकोट जो आज के पाकिस्तान में स्थित है, अमरकोट के जो राजपूत शासक थे राणा वीरसाल के घर हुमायूं शरण लेते हैं। तो अपन लिख सकते हैं कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज यूपी में स्थित है। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो 15 मई 1540 को हुआ। ये किस किसके मध्य हुआ? हुमायूं और शेरशाह के मध्य, शेर खां के मध्य। इसी का नाम शेरशाह है। परिणाम क्या हुआ? इस युद्ध में हुमायूं की हार हुई। और हुमायूं कहां पर शरण लेता है? हुमायूं की निर्णायक हार, मतलब अंतिम रूप से हुमायूं इस युद्ध में शेर खां से हार गए। और हुमायूं अमरकोट के राणा वीरसाल के यहाँ शरण लेता है। अमरकोट के राणा वीरसाल के पास शरण लेता है। अमरकोट आज के पाकिस्तान में स्थित है। शेर खां इस युद्ध को जीतने के बाद स्वयं को मुगल बादशाह घोषित करता है और शेर शाह की उपाधि धारण करता है। शेर खां जिसका मूल नाम था, अब वो शेर शाह की उपाधि धारण करता है। इस प्रकार भारत में एक बार पुनः अफगानों की सत्ता कायम हुई। लोदियों की सत्ता जिसको मुगलों ने समाप्त किया था, अब शेर शाह के रूप में पुनः मुगलों को हराकर अफगानों ने अपनी सत्ता कायम की। तो अपन लिख सकते हैं शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की। शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की और स्वयं को मुगल बादशाह घोषित किया और स्वयं को भारत का बादशाह घोषित किया, स्वयं को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया। इस प्रकार एक बार पुनः भारत में किसकी सत्ता स्थापित हुई? अफगानों की सत्ता पुनः स्थापित हुई। अफगानों की सत्ता पुनः स्थापित। लोदी जो वास्तव में अफगानी थे, उनको हराकर मुगलों ने भारत पर सत्ता कायम की। अब मुगलों को वापस हराकर अफगानियों ने पुनः अपनी सत्ता कायम की। अफगानों की सत्ता पुनः स्थापित। तो अब भारत पर शेरशाह सूरी शासक करेंगे 1540 से लेकर 1544 तक। 1544 में कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वापस जो सूरवंश है, सूरवंश अपनी कमजोरी की तरफ जाता है। सूरवंश के जो बाकी के जो शासक थे, जो शेरशाह सूरी के बाद जो शासक बने, वो उतने बलवान, इतने शक्तिशाली या इतने योग्य शासक नहीं थे। 1555 में हुमायूं इन्हीं अफगानों को हराकर, इन्हीं सूर्यवंश के शासकों को अंतिम रूप से मच्छीवाड़ा के युद्ध में हराकर पुनः भारत की सत्ता को कायम करता है। तो अपन लिख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हुमायूं अमरकोट चला गया। अमरकोट के राणा वीरसाल के यहाँ उन्होंने शरण ले ली। इसी दौरान अमरकोट में ही हुमायूं जो मीर अली की पुत्री है हमीदा बानो बेगम, मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से हुमायूं विवाह करता है। इसी हमीदा बानो बेगम से आगे चलकर 1542 में अकबर का जन्म होता है अमरकोट के महल में। हुमायूं अब जब 1544 में जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई, उसके बाद पुनः भारत की सत्ता पर काबिज होना चाहता है, पुनः भारत की सत्ता हासिल करना चाहता है और इसके लिए वो संघर्ष प्रारंभ कर देता है। 1544 में जैसे ही शेरशाह की मृत्यु हुई, 1545 में हुमायूं ने काबुल और कांधार पर अधिकार कर लिया। उसके बाद धीरे धीरे पेशावर को जीतता है। पेशावर जो आज के पाकिस्तान में स्थित है।
1555 में हुमायूं लाहौर पर अधिकार कर लेता है। 1555 में ही मच्छीवाड़ा के युद्ध में अफगानों को हराकर हुमायूं पूरे पंजाब पर अधिकार कर लेता है। और 1555 में ही सरहिंद के युद्ध में अंतिम रूप से अफगानों को हराकर हुमायूं पुनः भारत की सत्ता पर काबिज हो जाता है। तो अपन लिख सकते हैं 1541 में हुमायूं ने जो मीर अली की पुत्री है, अमरकोट में ही हुमायूं ने विवाह किया। हुमायूं ने मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह किया। इसी से आगे चलकर और इसी हमीदा बानो बेगम से आगे चलकर कालांतर में अकबर का जन्म हुआ। कालांतर में 1542 में इसी हमीदा बानो बेगम से अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जन्म यहीं अमरकोट के राणा वीर शाह के महल में हुआ। अब 1544 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। अपन लिख सकते हैं कि 1544 में शेरशाह सूरी की मृत्यु। अब जैसे ही शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई या शेर खां की मृत्यु हुई, हुमायूं पुणे भारत की सत्ता पर काबिज होने का प्रयास शुरू कर देता है। 1544 में जैसे ही शेरशाह की मृत्यु हुई, 1545 में हुमायूं काबुल और कांधार के क्षेत्रों को जीतता है। 1545 में हुमायूं काबुल व कांधार पर अधिकार कर लेता है। काबुल और कांधार जो आज का अफगानिस्तान है वहां पे स्थित है। हुमायूं काबुल व कांधार पर अधिकार कर लेता है। 1555 आते आते हुमायूं आज के पाकिस्तान के लाहौर तक पहुंच जाता है और लाहौर पर अधिकार कर लेता है। 1555 में हुमायूं लाहौर पर अधिकार कर लेता है। जो सूरी वंश के जो शेरशाह सूरी के बाद के जो शासक थे वो इतने योग्य और इतने प्रतापी शासक नहीं थे। अब सूरी वंश की सत्ता समाप्त होने की तरफ थी। सूरी वंश की सत्ता लगातार कमजोर हो रही थी और इधर हुमायूं लगातार अपनी शक्ति को वापस बढ़ा रहा था। 1555 में हुमायूं ने लाहौर पर अधिकार कर लिया और 1555 में ही हुमायूं ने मच्छीवाड़ा के युद्ध में अफगानों को हराया। तो अपन लिख सकते हैं मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा आज के पंजाब में स्थित है। मच्छीवाड़ा पंजाब जो पाकिस्तान में स्थित है ना, उस पंजाब में मच्छीवाड़ा स्थित है। मच्छीवाड़ा का युद्ध 17 मई 1555। इसमें ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ? हुमायूं के मध्य और अफगानियों के मध्य। हुमायूं का जो सेनापति था बेरम खान का इस युद्ध में बहुत बड़ा योगदान था। इन दोनों के मध्य और जो अफगान नेता था साथ में अफगान, इसके विरोध में कौन थे? अफगान थे। तो इन दोनों के अफगानियों में तातर खां और नसीब खां, ये दो जो बड़े अफगानी सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे, तातर खां और नसीब खां। इनके मध्य मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ। मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं अफगानियों को हराता है। इस युद्ध का क्या परिणाम रहा? हुमायूं की जीत। और अफगानियों को हुमायूं ने इस युद्ध में हराया। मच्छीवाड़ा के युद्ध के तुरंत बाद हुमायूं ने सरहिंद का युद्ध लड़ा। 22 जून 1555 को सरहिंद के युद्ध में अंतिम रूप से अफगानियों को हुमायूं भारत से बाहर खदेड़ देता है और पुणे सरहिंद के युद्ध के बाद हुमायूं पुणे मुगल बादशाह बनता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सरहिंद का युद्ध अंतिम रूप से जिसमें हुमायूं ने अफगानियों को पराजित किया। सरहिंद का युद्ध 17 जून 1555, 22 जून 1555।
सरहिंद के युद्ध में हुमायूं एक बार पुनः अफगानियों को हराता है। हुमायूं के साथ जो बैरम खां थे, बैरम खां का इस युद्ध में बहुत बड़ा योगदान था। वापस अफगानी हैं, अफगानी सेना है, इनको हुमायूं हराता है। अफगानी सेना में सिकंदर सूर के नेतृत्व में अफगानी सेना लड़ रही है। अफगानी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? सिकंदर सूर। तो सरहिंद के युद्ध में हुमायूं अंतिम रूप से अफगानियों को हराता है, पंजाब पर अधिकार कर लेता है और इस तरीके से पूरे मुगल या पूरे भारत पर पुण्य मुगलों की सत्ता कायम हो जाती है। तो इस युद्ध का परिणाम क्या रहा? हुमायूं की जीत, और हुमायूं पुण्य मुगल बादशाह बनता है। हुमायूं पुण्य मुगल बादशाह बनता है। हुमायूं पुण्य मुगल बादशाह बनता है। इस तरीके से 1555 आते आते हुमायूं पुनः मुगलों को भारत में स्थापित करवा देता है। हुमायूं जो जीवन भर संघर्ष करता रहा, अपने जो हुमायूं जिसके नाम का अर्थ है भाग्यशाली, लेकिन हुमायूं के भाग्य ने कभी हुमायूं का साथ नहीं दिया। और 1555 आते आते हुमायूं अपने सत्ता से, अपनी शक्ति से और अपने संघर्ष की उस अदम्य साहस से हुमायूं पुनः भारत का शासक बन पाया। लेकिन जैसे ही हुमायूं 1555 में शासक बना, 1556 में इसकी 1 साल के सत्ता के सुख भोगने के बाद 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो लिख सकते हैं अपन 1556 हुमायूं की मृत्यु। हुमायूं की मृत्यु, जो हुमायूं ने दिल्ली में दीनपना नगर बसाया था, उसमें जो पुस्तकालय बनाया था शेर मंडल पुस्तकालय, ऐसा कहते हैं कि उस शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं अफीम का आदी था, अफीम का सेवन करता था। ऐसा कहते हैं कि उस दिन हुमायूं ने अफीम का सेवन कर रखा था। और हुमायूं इस्लाम धर्म की जो रीति रिवाज है, इस्लाम धर्म की जो परंपराएं हैं, उनका हुमायूं अक्सर से पालन करता था। ऐसा कहता है कि उन सीढ़ियों पर खड़ा हुमायूं कोई पुस्तक पढ़ रहा था, तभी ये सायरन बजा, मस्जिद का जो सायरन बजता है, जो इबादत करने का जो वक्त हो गया था, और हुमायूं वहीं खड़ा इबादत करने लगा। जैसे ही इबादत करने लगा, क्योंकि वो खुद अफीम के नशे में था, उस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर गया और हुमायूं की मृत्यु हो गई। लड़खड़ा कर गिरने से इस तरीके से हुमायूं की मृत्यु हो गई। इतिहासकार लेनपुन कहते हैं कि हुमायूं अपने जीवन में जीवन भर लड़खड़ाता रहा, संघर्ष करता रहा, और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। तो अपन लिख सकते हैं मृत्यु कैसे हुई? दीनपना नगर के शेर मंडल पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरने से। दीनपना नगर के शेर मंडल पुस्तकालय से, दीनपना नगर दिल्ली में ही है, शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। गिरने के कारण हुमायूं की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इतिहासकार लेनपुन हुमायूं की मृत्यु के बारे में लिखते हैं कि हुमायूं अपने जीवन भर लड़खड़ाता रहा, संघर्ष करता रहा, और अंत में लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। तो लेनपुन हुमायूं की मृत्यु पर कहते हैं कि हुमायूं जीवन भर संघर्ष करता रहा, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, और लड़खड़ाते हुए इस हुमायूं की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए मृत्यु हो गई, और लड़खड़ाते हुए इसकी मृत्यु हो गई। लड़खड़ाते हुए इसकी मृत्यु हो गई, और लड़खड़ाते हुए हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं, जैसा कि हमने बताया कि अफीम का आदी था, अफीम का शौकीन था, अफीम का सेवन करता था। हुमायूं, ऐसा कहते हैं, अंधविश्वासी भी था। हुमायूं ज्योतिष में गहरी आस्था रखता था। हुमायूं सप्ताह के 7 दिनों में 7 रंग के कपड़ा पहनता था। जैसे वे रविवार को पीले वस्त्र पहनता था, शनिवार को काले वस्त्र पहनता था, और सोमवार को सफ़ेद वस्त्र पहनता था। इस तरीके से हुमायूं सप्ताह के 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनता था। अफीम का वो बहुत ज़्यादा शौकीन था, अफीम का सेवन करता था। तो अपन लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। हुमायूं अफीम का आदी था।
हुमायूं अफीम का आदी था। अफीम मतलब अफीम का शौकीन था। और हुमायूं ज्योतिष में गहरी आस्था रखता था। वो ज्योतिष में उसका बहुत अधिक विश्वास था, इसलिए वो सप्ताह के 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनता था। इसलिए हुमायूं को कुछ इतिहासकार अंधविश्वासी भी कहते हैं। हुमायूं का ज्योतिष में गहरा विश्वास था। सप्ताह के 7 दिनों में वे 7 रंग के कपड़े पहनता था। 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े हुमायूं पहनता था। तो हुमायूं अंततः जिसकी मृत्यु, जो लड़खड़ाते हुए पूरे जीवन भर शासन किया, जिसने जो अपने पूरे जीवन भर लड़खड़ाता रहा, 1556 में अंततः लड़खड़ाते हुए हुमायूं की मृत्यु हो गई। इस तरीके से आज अपन ने पढ़ा हुमायूं। हम पढ़ते हैं कि हुमायूं के काल में स्थापत्य कला, हुमायूं ने क्या क्या निर्माण कार्य करवाए, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। हुमायूं की स्थापत्य कला, हुमायूं कालीन स्थापत्य, हुमायूं ने अपने जीवन में क्या क्या निर्माण करवाए वो देखते हैं। हुमायूं ने एक आगरा में मस्जिद बनाई, आगरा की मस्जिद बनवाई। वो कहाँ पे है? वो आगरा में स्थित है। दूसरा हुमायूं ने जो बनवाया वो एक फतेहाबाद में मस्जिद बनी, फतेहाबाद की मस्जिद। फतेहाबाद कहाँ है? हिसार हरियाणा में स्थित है। फतेहाबाद हिसार, आज के जो हिसार हरियाणा है वहां पर फतेहाबाद स्थित है, हिसार हरियाणा। और जो हुमायूं ने बनाया, एक तो दीनपना नगर की स्थापना हुमायूं ने की, और जो शेर मंडल पुस्तकालय बनाया था वो दोनों ही हुमायूं ने बनाए थे। तो दीनपना नगर और शेर मंडल पुस्तकालय, दीनपना नगर और शेर मंडल पुस्तकालय, ये दोनों ही हुमायूं ने बनाए थे। ये दोनों ही हुमायूं ने दिल्ली में बनाए थे। तो ये हुमायूं ने अपने जीवन में स्थापत्य का कार्य किया। आगरा में एक मस्जिद बनी, फतेहाबाद में एक मस्जिद बनी, दीनपना नगर की स्थापना की, और उसमें शेर मंडल पुस्तकालय का निर्माण करवाया। तो ये अपन लिख सकते हैं हुमायूं कालीन स्थापत्य। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अपन पढ़ेंगे कि हुमायूं के काल की में जो मुगल कालीन चित्रकला थी उसकी क्या स्थिति थी। तो हुमायूं कालीन चित्रकला की चर्चा करते हैं अपन। हुमायूं कालीन चित्रकला, अपन ने कल बाबर के समय एक जो चित्रकार पढ़े थे बेहजाद, जिसका उल्लेख बाबर तुजु के बाबरी में करता है। हुमायूं के काल में 2 प्रमुख चित्रकार हुए, एक अबू समद और एक मीर सैयद। अबू समद जो आगे चलकर अकबर के समय पे भी चित्रकार रहे थे, जिसको अकबर ने श्री कलम की उपाधि दी थी, और मीर सैयद अली को हुमायूं ने नादिर उल असर की उपाधि दी। तो ये 2 प्रमुख चित्रकार जो हुमायूं के समय हुए, अबू समद और मीर सैयद। वास्तव में जो मुगल काल में जो चित्रकला की जो शुरुआत हुई थी वो हुमायूं के काल में ही थी। हुमायूं के काल को मुगल कालीन चित्रकला की शुरुआत कहा जाता है, और इन 2 चित्रकारों को, अबू समद और मीर सैयद अली को, मुगल कालीन चित्रकला का संस्थापक कहा जाता है। तो अपन लिख सकते हैं हुमायूं के काल में मुगल कालीन चित्रकला की क्या हुई? शुरुआत हुई। हुमायूं के काल में मुगल कालीन चित्रकला की शुरुआत हुई। हालांकि जो बेहजाद था, वो जो बाबर के समय जो चित्रकार था, उसके चित्र कहीं नहीं मिलते, उसका सिर्फ उल्लेख मिलता है तुजु के बाबरी में। लेकिन जो अबू समद और मीर सैयद हैं उसके चित्र मिलते हैं। मुगल कालीन चित्रकला की शुरुआत हुई। 2 प्रमुख चित्रकार थे, कौन कौन से अपन लिख सकते हैं कि प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे हुमायूं के समय। तो एक तो थे अबू समद और एक मीर सैयद अली। अबू समद और एक थे मीर सैयद अली। मीर सैयद अली। अबू समद, इसे अकबर ने श्री कलम की उपाधि दी। श्री कलम की उपाधि किसने दी? श्री कलम की उपाधि तो वो दी थी अकबर ने। अकबर ने। और जो
मीर सैयद अली थी, इसे नादिर उल असर की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन 2015 फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। नादिर उल असर की उपाधि किसकी है? नादिर उल असर की उपाधि दी गई। ये उपाधि किसने दी? तो ये हुमायूं ने दी। हुमायूं के काल के दो प्रमुख चित्र मिलते हैं। एक तो जो चौगान, चावल के दाने पर चौगान का खेल, जो घोड़ों पर बैठकर खेला जाता है, तो चावल के दाने पर चौगान के खेल और उसके दर्शकों का चित्रण एक सिर्फ चावल के दाने पर मिलता है। और दूसरा एक जो चित्र मिलता है जिसे कहते हैं तारीख ए खानदानी तैमूरिया। ये दो प्रमुख चित्र हुमायूं के काल के मिलते हैं। तो अपन लिख सकते हैं प्रमुख चित्र। एक जो चित्र मिलता है वो है चावल के दाने पर चौगान के खेल और दर्शकों का चित्रण। चौगान का खेल मतलब आज का जो पोलो का खेल कहते हैं ना अपन, वही चौगान का खेल। चावल के दाने पर चौगान का खेल वे दर्शकों का चित्रण। चौगान का खेल वे दर्शकों का चित्रण। वे दर्शकों का चित्रण मिलता है एक चावल के दाने पर। ये प्रमुख चित्र है। एक जो चित्र और मिलता है जिसका नाम है तारीख ए खानदानी तैमूरिया। तारीख ए खानदानी तैमूरिया। ये दो हुमायूं काल के चित्र हैं। एक जो चित्रकला का या जिसमें चित्रों का एक संकलन है, एक किताब मिलती है जिसका नाम है हमजनामा। इस हमजनामा जो चित्रों का एक ग्रंथ है, जो पौराणिक काव्य है, इस हमजनामा का पूरा नाम है दास्तान मीर हमजा। ये मीर जो हमजा थे, ये जो पैगंबर साहब थे, जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, उनके चाचा थे। तो इस हमजनामा ग्रंथ में उन पैगंबर मोहम्मद साहब के चाचा के जीवन का वर्णन है। उनके जीवन के वर्णन को चित्रों के द्वारा दर्शाया गया है। तकरीबन 100 से ज्यादा चित्रकारों ने इस हमजनामा ग्रंथ की चित्रकला की है, इस हमजनामा ग्रंथ की रचना की है। तो अपन एक ग्रंथ लिख सकते हैं हमजनामा। हमजनामा ये किसके द्वारा तैयार किया गया? ये 100 से अधिक चित्रकारों द्वारा तैयार किया गया है। मुगल काल, हुमायूं के काल में किया गया। 100 से ज्यादा चित्रकारों द्वारा तैयार किया गया। इसका पूरा नाम है दास्तान ए मीर हमजा। दास्तान ए मीर हमजा। मीर हमजा जो पैगंबर मोहम्मद साहब के चाचा थे, उनके जीवन का इसमें वर्णन है। चित्रों के द्वारा उनके जीवन का वर्णन दर्शाया गया है। दास्तान ए मीर हमजा इनका पूरा नाम है। तो इसमें मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब के चाचा का वर्णन है। मोहम्मद साहब के चाचा का वर्णन। तो ये किस तरीके का ग्रंथ हो गया? मोहम्मद साहब के चाचा का ग्रंथ है, तो इस्लाम धर्म का ये पौराणिक काव्य ग्रंथ हो गया, पौराणिक ग्रंथ हो गया, पौराणिक ग्रंथ। तो ये जो तीन प्रमुख चित्र ध्यान रखना है। एक तो चावल के दाने पर चौगान के खेल व दर्शकों का चित्र, दूसरा तारीख खानदानी तैमूरिया, और तीसरा एक जो चित्रों का एक जो ग्रंथ है जिसको 100 से ज्यादा चित्रकारों ने तैयार किया गया है, जिसका पूरा नाम है दास्तान ए मीर हमजा, जिसमें मोहम्मद साहब के चाचा का वर्णन है। तो ये प्रमुख दो चित्रकार अबू समद और मीर सैयद अली, और ये प्रमुख चित्र। इन अबू समद और मीर सैयद अली को मुगल कालीन चित्रकला का संस्थापक कहा जाता है। तो अपन लिख सकते हैं इन दोनों को मुगल कालीन चित्रकला का संस्थापक कहा जाता है। मुगल कालीन चित्रकला के संस्थापक। और हुमायूं के काल में मुगल कालीन चित्रकला की क्या हुई? शुरुआत हुई। चित्रकला के संस्थापक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अपन कुछ साहित्य की बात करेंगे, कुछ किताबों की बात करेंगे जो हुमायूं के काल में लिखी गई है या हुमायूं पर लिखी गई है। हुमायूं कालीन साहित्य। हुमायूं कालीन साहित्य। कुछ पुस्तकें जो हुमायूं के काल में लिखी गई है या हुमायूं पर लिखी गई है। हुमायूं के बारे में अपन को दो पुस्तकों से जानकारी मिलती है। एक पुस्तक जिसे अपन कहते हैं हुमायूं नामा, जिसकी रचना की है हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने। दूसरा एक ग्रंथ है कानून हुमायूनी, जिसकी रचना की है ख्वांदा मीर ने। ख्वांदा मीर को अमीर ए अखबार की उपाधि देता है हुमायूं।
तो ये दो पुस्तकें जिससे अपन को हुमायूं के बारे में जानकारी मिलती है या जिसकी रचना हुमायूं काल में हुई है। नंबर 1 है जो है जिसका नाम है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा इसकी रचना किसने की है? तो इसकी की है गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी या हुमायूं की बहन थी? हुमायूं की बहन। एक जो पुस्तक और टाइम में थी कानून हुमायूनी। कानून हुमायूनी। इस कानून हुमायूनी से इसके जो रचनाकार थे वो थे ख्वांदा मीर। ख्वांदा मीर। इन ख्वांदा मीर को हुमायूं अमीर ए अकबर की उपाधि देता है। अमीर ए अकबर। अमीर ए अकबर की उपाधि। दो पुस्तकें और है जिससे मुगल काल या हुमायूं के बारे में जानकारी मिलती है या जो हुमायूं के काल में लिखी है। एक का नाम है तज़किरात उल वाक़ियात। तज़किरात उल वाक़ियात। तज़किरात उल वाक़ियात। जोहर आफ्ताबजी। इसके जो रचनाकार हैं वो हैं जोहर आफ्ताबजी। एक जो पुस्तक है वाक़ियात ए मुस्ताकी। वाक़ियात ए मुस्ताकी। इसके जो रचनाकार है रिज़्कुल्लाह मुश्ताक अली। रिज़्कुल्लाह मुश्ताकी। हालांकि ये लिखी तो मुगल या हुमायूं के काल में, लेकिन इससे लोदी वंश और सूर वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इस पुस्तक से लोदी वंश और सूर वंश से जानकारी मिलती है। सूर वंश जो शेरशाह सूरी का वंश था उसकी जानकारी मिलती है। तो ये थी हुमायूंकालीन साहित्य। आज अपन ने पढ़ा हुमायूं किस तरीके से भारत का शासक बना, हुमायूं ने अपने भाइयों का किस तरीके से विभाजन किया, किस तरीके से शेरशाह सूरी ने चौसा और बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराया, और उसके बाद हुमायूं किस तरीके से पुनः भारत का मुगल बादशाह बनता है। हुमायूं के बाद जो अगला जो मुगल शासक बनेगा अकबर, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बीच में जो सूरी वंश आया, जो शेरशाह सूरी जिसने 1540 से लेकर 1555 तक शासन किया, उसको अपन मुगल काल पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। पूरा अपन औरंगजेब तक पढ़ेंगे, उसके बाद अपन उस सूर्य वंश को पढ़ेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमारी क्लास आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद।